बी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में आपका इंग्लिश में फर्स्ट प्ले है दी इनवॉय। उसकी हमने समरी डिस्कस की, अबाउट द प्ले एंड प्ले राइट डिस्कस किया। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे अब बात करेंगे। तो बच्चों आपके 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है आपके जिसमें 20 to 30 वर्ड्स में आपने आंसर करना है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में लगभग 100 वर्ड्स में आंसर करना, और थर्ड टाइप के क्वेश्चन में जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे आपके, उसमें लगभग 300 वर्ड्स में आपने आंसर करना है। तो ये थी वर्ड्स लिमिट। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो हमने समरी डिस्कस किया, उसके बाद आपने अगर हिंदी समरी पढ़ी हो तो उसके बाद आंसर आपने करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें, उसकी हिंदी पढ़ें, क्वेश्चन का इंग्लिश में स्टेटमेंट पढ़ें, उसके बाद खुद से आंसर बनाने की कोशिश करें हिंदी में ही सही, कि सोचिए इसका आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है, कि आपने समरी पढ़ी उसके हिसाब से आपको जो अंडरस्टैंडिंग बनी, फिर आप हिंदी में आंसर करेंगे, फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर इसमें आपको मुश्किल लगे तो जो आपका आंसर दिया है उसकी हिंदी पढ़े, उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़े। ये तो मैंने आपको मेथड बताया। अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं आपको इसमें समझाऊंगी कि आपने कैसे आंसर करना है अपनी तरफ से, या फिर आप कोई भी हेल्प बुक में पढ़ें, उसमें हर एक लाइन के हर एक वर्ड को आपने रटना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, उसको याद करना भी ज़रूरी नहीं है। आपका खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप खुद अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करें, तभी आपका बेस्ट आंसर आप एग्जाम में कर पाओगे। और खुद से लिखे गए आंसर्स के ही मार्क्स मिलते हैं। गाइड के यानी हेल्प बुक के तो बहुत सारे स्टूडेंट लिख सकते हैं ना, और उसमें आपकी खुद की क्रिएटिविटी तभी होगी जब आपके खुद के शब्द होंगे और खुद के सेंटेंस होंगे। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मीटिंग किसने बुलाई थी राजकुमारों की। अब टेक्स्ट पे जाते हैं हम। जब हमने टेक्स्ट पढ़ा, इसमें देखें दुर्योधन आता है, और ये द्वारपाल कहता है कि उनके पधारने के बाद क्या आप आ गए हैं, और सभी राजकुमार असेंबल हो गए हैं, यानी इकट्ठे हो गए हैं। अब द्वारपाल ने किसको कहा? दुर्योधन को कहा कि सभी राजकुमार आ गए हैं। तो इसका मतलब मीटिंग किसने की थी? दुर्योधन ने बुलवाई थी। चलिए, ये तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर एक लाइन में पूछा जाता तो हम कह देते सीधा सीधा कि दुर्योधन ने असेंबल की थी राजकुमारों की मीटिंग। लेकिन अभी 20 to 30 वर्ड्स में लिखना है, तो हम कहेंगे कि एक दो लाइन आप प्ले के बारे में लिख सकते हो कि ये प्ले है, और ये इनके प्ले राइट का नाम लिख देंगे, और उसके बाद लिखेंगे कि दुर्योधन ने का जो मोटिव था, जो उद्देश्य था, वो क्या था मीटिंग के बारे में, और उसने मीटिंग क्यों बुलवाई। ये 20 to 30 वर्ड्स में लिख देना है। अभी इसमें दुर्योधन कहते हैं कि आई हैव, देखिए टेक्स्ट में लिखा है, अ फोर्स ऑफ 11 आर्मीज, 11 सेनाओं की शक्ति मेरे पास है, और इसके कमांडर इन चीफ में फिट मैं ही बैठता हूँ। सीधी सी बात है, दुर्योधन ने राजकुमारों की मीटिंग बुलाई और उसने कहा कि जो 11 सेनाओं की शक्ति है उसका कमांडर इन चीफ का चुनाव हो जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि कमांडर इन चीफ के लिए मैं बेस्ट कैंडिडेट हूँ, इसलिए मुझे कमांडर इन चीफ चुना जाए। तो ये तो हो गया जी अपना आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्पस क्या था मीटिंग का। देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप एक साथ याद कर सकते हो। पहली लाइन में तो आप लिखेंगे प्ले का नाम ये है, और प्ले राइट यानी नाटककार का नाम ये। प्ले है दी इनवॉय, और प्ले राइट आपके भास, BHASA। अब मीटिंग किसने बुलवाई? दुर्योधन ने। क्यों बुलवाई? क्योंकि 11 सेनाओं की शक्ति थी, और उसके कमांडर इन चीफ का सिलेक्शन करने के लिए दुर्योधन ने कहा कि मैं बेस्ट कैंडिडेट हूँ, तो मुझे ही कमांडर इन चीफ बनाया जाए। ये हम इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर इस तरीके से याद कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आपकी हेल्प बुक में किस टाइप का आंसर लिखा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये 20 to 30 वर्ड्स में बन जाता आपका, और दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर। आगे है कि ग्रैंडफादर पितामह कहाँ बैठे थे। देखिए जब भी कोई मीटिंग होती है तो हर किसी के बैठने का स्थान होता है। सीधी बात है भाई कि अपने जो ग्रैंडफादर यानी पितामह थे उनका स्थान ऊंचे स्तर पर था, यानी जैसे पैड़ी चढ़ गए नहीं, कोई ऊपर का एरिया होता है, तो उस पे उनका मयूर सिंहासन था, और उस सिंहासन पर वो बैठे थे पितामह। उसके साथ साथ आप लिख सकते हो कि दूसरे राजकुमार कहाँ बैठे थे। सबसे जब आप हिंदी समरी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे सबसे ऊपर का स्थान पितामह का था, उसके बाद उनसे
उनसे उनके जूनियर बैठे थे, फिर उनके जूनियर बैठे थे और बाकी द्वारपाल बाद में बैठे थे। इस प्रकार से इसका आंसर कर सकते हैं। और फिर भी अगर किसी ने ऐड करना हो तो कह सकते हो कि मीटिंग बुला रखी थी दुर्योधन ने और उस मीटिंग में सभी बैठे थे और सभी का स्थानीय थल पिता में मयूर सिंहासन पर बैठे थे। इन पर्टिकुलर क्वेश्चन ग्रैंडफादर के बारे में है तो उनके बारे में ज़्यादा लिखना है। आगे है इनवॉय कौन है, दूत कौन है और उसका पर्पज क्या है उस विजिट का। अब हमें पता है कि श्री कृष्ण इज द इनवॉय फ्रॉम साइड ऑफ पांडवाज और वो किन के पास आया है, द इनवॉय हैज कम टू कौरव्स और कौरवों के पास वो क्यों आया है, क्योंकि उनके कौरवों और पांडवों के बीच में प्रॉपर्टी का थोड़ा हम कह सकते हैं झगड़ा था। देयर वाज सम काइंड ऑफ dispute between Kauravas and Pandavas और कृष्ण was trying his last effort अपनी आखिरी कोशिश कर रहे थे to avoid the war युद्ध को टालने की उनकी कोशिश थी, इस वजह से वो इनवॉय बनकर आए थे। आगे है, अब देखिए आप रट्टा ना मारें, आप हिंदी में समझें और सिंपल से सिंपल वर्ड्स में सिंपल से सिंपल सेंटेंस में आप लिखें, जितने आसानी के शब्द आपको आते हैं जो एग्जामिनर के लिए भी आसान होगा। ऐसा नहीं होता कि बहुत भारी भयंकर वाले कुछ ऐसी स्पेलिंग बड़ी बड़ी स्पेलिंग और उन भयंकर से वर्ड्स लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। क्या पता भाई एग्जामिनर को भी इतने टफ वाले वर्ड्स ना आते हो, उसको जो बात समझ आएगी वो उसी बात के मार्क्स देंगे ना। तो इसलिए आप निश्चिंत रहे, ये ना सोचे कि हमें इंग्लिश नहीं आती अपनी तरफ से सेंटेंस नहीं बना सकते, ऐसा बिल्कुल गलत है। अभी अभी जो मैंने आंसर बनाया था, ये जो डी क्वेश्चन था अपना, तो इसमें देखिए मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, सिंपल सी भाषा में सिंपल से शब्दों में पहले अपनी सोच को सिंपल रखें और सिंपल सोचेंगे हिंदी सिंपल आएगी तो उसकी सिंपल सी ही आपकी इंग्लिश भी पड़ेगी और इसलिए आपके लिए भी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डज दुर्योधन प्लान टू रिसीव द इनवॉय, दूत को रिसीव करने का दुर्योधन क्या प्लान बनाता है और क्या तरीका वो सोचता है कि बेस्ट मेथड क्या होगा किसी का स्वागत करने का। देखिए आप दो तीन बातें नोटिस कीजिए, जब भी आप टेक्स्ट पढ़ेंगे या टेक्स्ट का हिंदी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो हमारे दूत थे भगवान श्री कृष्ण जी, वो दुर्योधन को दुर्योधन न कहकर सुयोधन नाम से पुकारते हैं। ये हमारी खुद की ऑब्जर्वेशन होती है, कोई बताएगा नहीं। दूसरी बात कि जब कुछ ना हमारा फोर्थ क्वेश्चन है टेक्स्ट का, टेक्स्ट बुक में फोर्थ क्वेश्चन अपना जो ये अपने इसमें अपने शब्दों में प्रयोग, फ्रेज को वर्ड्स को अपने खुद के वाक्यों में प्रयोग करना है। ये आप टेक्स्ट में कहाँ ढूंढ सकते हैं, कहाँ आपके सामने आता है, ये भी हमारा काम है। सिर्फ फर्स्ट पेज पे ही है आपका, लाइक द फुल मून अमंग द स्टार्स, सितारों के बीच में पूरे चांद की तरह। अब आप आसमान में देखें कि एक जो पूर्णिमा का चांद होता है उसके आसपास सितारे होते हैं, उस समय अगर आप आसमान में देखोगे तो पूरा ध्यान आपका चांद की तरफ होता है, आसपास के सितारों की तरफ ध्यान दिलाना पड़ता है। तो इसको हिंदी में आपने इसका मतलब समझ लिया। अब आपने टेक्स्ट में देख लिया ये कभी प्रयोग हो रहा है और इसका फिर खुद के सेंटेंस में आपने यूज करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। दुर्योधन ने प्लान किया कि जब भगवान श्री कृष्ण जी दूत बनकर आएंगे उनको पता चला तो उन्होंने सोचा कि उसका स्वागत किया जाए। अब अच्छे इंसान तो सोचेंगे कि उनके रास्ते में फूल बिछा दें या फिर कोई खाने पीने का अच्छा अरेंजमेंट कर दें या फिर कुछ ऐसा जिससे सामने वाले की इज्जत बढ़े। लेकिन दुर्योधन के ऐसे विचार बिल्कुल नहीं थे। उसने सोचा कि जब श्री कृष्ण जी दूत बनकर आएंगे तो मैं उनकी इंसल्ट करूं, उनकी बेइज्जती करूं, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था दुर्योधन कि पांडव अपने हिस्से की प्रॉपर्टी उनसे मांगे। वो चाहता था कि बस उसका ही कब्जा रहे। इसलिए उस दूत की इंसल्ट करने के लिए उसने प्लान किया, उसने डिस्कस किया और सोचा कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उस समय की जो पेंटिंग, उस दृश्य को दर्शाने वाली जो पेंटिंग होगी, उस पेंटिंग में द्रौपदी होगी, उसका चीरहरण हो रहा होगा और उस पेंटिंग को दीवार पर दरवाजे के बिल्कुल सामने एकदम से उसके आते ही नजर पड़े दूत की भी और सभी की नजरें वहां पर टिकी हों, यानी सभी उस पेंटिंग को आराम से देख सके। और जब दूत का प्रवेश होगा उस असेंबलिंग हॉल में जहाँ पर सभी राजकुमारों की मीटिंग हो रखी है, तो वहाँ उनके एंट्री के टाइम पे दुर्योधन
दूत की तरफ न देखते हुए उसके स्वागत में खड़े होने की बजाय उस पेंटिंग को देख रहा होगा, ताकि उस दूत को समझ आए कि मैं तुम्हारी इंसल्ट करने में कोई कसर बाकी नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो खुद को बिजी कैसे रखना चाहता है दुर्योधन जब दूत की एंट्री हो। देखिए, जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ऐसे ही ई और एफ क्वेश्चन भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों का एक ही आंसर हम याद कर सकते हैं कि जी पहली लाइन में तो अबाउट द राइट एंड प्ले, हमारे नाटककार और नाटक के बारे में। दूसरी लाइन में हम लिख सकते हैं कि दुर्योधन ने प्लान किया कि पेंटिंग उसके द्रौपदी के चीरहरण की जो पेंटिंग हो रही होगी, वो उस पेंटिंग को दीवार पे लगा देंगे, और जब श्री कृष्ण जी की यानी दूत की एंट्री होगी तो दुर्योधन खुद को पेंटिंग की तरफ देखते हुए खुद को बिजी रखेगा। ये आंसर आप दोनों क्वेश्चन के आंसर के रूप में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर दुर्योधन्स वॉरियर्स कंफ्यूज्ड एट द एंट्रेंस ऑफ कृष्णा। कृष्ण की एंट्री पर जो ये दुर्योधन के वॉरियर बैठे थे, योद्धा बैठे थे, वो कंफ्यूज क्यों हो गए। देखिए, दुर्योधन खुद इज्जत नहीं करना चाहता था कृष्ण की, वो सोचता था कि जब दूत आएगा तो उसकी बेइज्जती करनी चाहिए। अब अगर हम किसी के आगमन पर हम खड़े होते हैं तो वो उसका सम्मान होता है। दुर्योधन ने कहा था कि कोई भी वॉरियर, जितने भी योद्धा, जितने भी इंसान यहाँ इस मीटिंग में बैठे हैं, जब श्री कृष्ण की एंट्री होगी, उस दूत की एंट्री होगी, तो कोई भी खड़ा नहीं हो जाएगा। अगर कोई खड़ा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं। लेकिन जब जैसे श्री कृष्ण की एंट्री होती है तो सभी वॉरियर उनके सम्मान में खड़ा होना चाहते हैं। उनके मन में तो इज्जत है, वो तो दुर्योधन के मन में इज्जत नहीं है ना। तो क्या हुआ, अगर वो वॉरियर अपने दुर्योधन के दरबार में बैठे थे, उनकी खुद की इंडिविजुअलिटी थी और कृष्ण को तो वो भी जानते थे, तो वो इसी दुविधा में थे कि खुद तो उसकी इज्जत करना चाहते हैं कृष्ण की और उसके सम्मान में खड़े होना चाहते हैं, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया था और उसके उसके ऑर्डर को नहीं टाल रहे थे, इसलिए कंफ्यूज हो गए कि ऑर्डर माने या अपनी मन की सुन के हम उनके सम्मान में खड़े हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्योधन का रिस्पॉन्स क्या था पांडवों की जो रिक्वेस्ट थी या फिर उनकी जो दलील थी डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, यानी दादा लाई, सीधी बात है भाई, दादा लाई संपत्ति के बंटवारे के बारे में दुर्योधन का रिस्पॉन्स क्या था। वो संपत्ति का बंटवारा जिसके बारे में पांडवों ने दूत बना के भेजा था कृष्ण को, तो दुर्योधन ने मना कर दिया और बोला कि वो उनके हिस्से जो आ रहा है बहुत मिल रहा है, वो कुछ ज़्यादा ही मिल गया उनको, एक फूटी कोड़ी की भी उम्मीद ना करें, या तो अपना हिस्सा मांगना छोड़ दें, नहीं तो फिर उनके साथ अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार का रिस्पॉन्स था दुर्योधन का। आगे है, व्हाट डू द पांडव ब्रदर्स सीक फ्रॉम द कृष्ण सॉरी द कुरु क्लैन, यानी कौरवों का जो कुणबा था, देखो क्लैन गोत्र होता है, वंश होता है कि उस वंश के ये इंसान है। अपने देसी भाषा में क्या कहते हैं, भी फलाना फलाना का कुणबा है, तो यानी कुरु के कुणबा है। हमारे जो पांडव भाई थे वो क्या उम्मीद कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, वो क्या दिक्कत थी उनकी, क्यों दूत बना के भेज रहे थे। तो इसमें हम लिखेंगे कि एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे, और पांडव चाहते थे कुरु क्लान यानी कुरु कौरव और का कुणबा जो पांडवा की संपत्ति हड़पन लग रहा है, वो पांडवों को अपने हिस्से का जो संपत्ति थी, जो भी प्रॉपर्टी थी, गांव, खेत, किले, जमीन, जो भी संपत्ति थी, एनी काइंड ऑफ इनहेरिटेंस, वो पांडवों का उनके हिस्से की मिल जाए। कौरव घने थे, पांडव थोड़े थे, इन्होंने सोचे काम चल जाएगा, ये थोड़े हिंदी थोड़े से किले दे दिया और हम घने ले लेवा। लेकिन पांडव सोचते थे कि हमारे हिस्से का प्रॉपर्टी हमें मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा कोई डिमांड नहीं थी उनकी। लास्ट क्वेश्चन है छोटा, वाई डज दुर्योधन कॉल कृष्ण अ काउ हर्ड। देखिए, इसको अलग अलग समझे, COW काउ, HERD हर्ड। हर्ड मतलब झुंड हुआ है, काउ मतलब गां, यानी गायों का झुंड। अब गायों का झुंड तो इन पर्टिकुलर हमने किसी जानवर का नाम ले दिया, देसी भाषा में कहा तो डांगर का नाम ले दिया काउ हर्ड, लेकिन इसको एक साथ मिला दिया ना, तो काउ और हर्ड का अलग अलग मीनिंग है। लेकिन जब एक साथ, हमने पहले भी टेक्स्ट पढ़ते हुए दूसरी क्लासेज में हमने देखा कि अलग अलग शब्दों का अपनी तरफ से तो मीनिंग है, लेकिन जब उन दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो एक नए शब्द का निर्माण होता है। तो काउ हर्ड का मतलब यहाँ पे गवाला हो गया। अब गवाला तो हो गया जनु
हिंदी में बोल दिया गवाला का बढ़िया सा नाम है। अगर देसी भाषा में तो आड़ी पाड़ी किसी ने कह दिया कि आड़ी पाड़ी कौन होवे है, यानी जिससे हम ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, जिसने क्या है करने बेरा हो, बस डांगरा का पुंजर पाड़न का बेरा हो, तो ज्यादा काउ हर्ड कया अपनी लैंग्वेज में तो दुर्योधन ने उसको इंसल्ट ही की थी कृष्ण की। तो ये कह रहे हैं कि दुर्योधन ने कृष्ण को काउ हर्ड क्यों कहा। तो हम शुरुआत करेंगे इस आंसर को लिखने की कि कृष्ण वाज द इनवॉय ऑफ पांडवज वो विजिटेड कौरव्स। एक ऐसा दूत था जो पांडवों का दूत था कृष्ण, और विजिट किया किसको, कौरवों को। अब पांडवों की डिमांड थी कि उनका इनहेरिटेंस उनको मिल जाना चाहिए, जो भी वो डिजर्व करते हैं उनके हिस्से की प्रॉपर्टी उनको मिल जाना चाहिए। लेकिन कौरवों में दुर्योधन ने मना कर दिया, और उसके बदले में दुर्योधन ने कृष्ण की इंसल्ट की और कहा कि तू जाकर अपनी गां चरा ले, तन्ने के बेरा प्रॉपर्टी के हिस्सा का, तन्ने के बेरा क्यों कर बंटवारा आया करे, तन्ने तेरा हाथ पल्ला है कि जो तू प्रॉपर्टी बंटवारा करवाओगा। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है जो अपने यानी बड़े क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो समझेंगे। एक ही वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।